प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह आज जेनेटिक्स स्टार्ट कर रहा हूँ। जेनेटिक्स बायोलॉजिकल साइंस की एक बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच है। ये दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जेनेटिक्स लाइफ साइंस की एक बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच है। जेनेटिक्स की स्टडी हम जूलॉजी में भी करते हैं, बॉटनी में भी करते हैं, लाइफ साइंस में करते हैं। तो जेनेटिक्स को स्टडी करने से पहले हमको ये जानना बहुत जरूरी है कि जेनेटिक्स है क्या। आज हम जेनेटिक्स की इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी का जो है अध्ययन करेंगे। जेनेटिक्स के अंतर्गत जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है उसकी बात करेंगे, या दूसरे शब्दों में जो इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज किए जाते हैं जेनेटिक्स में, हम उनकी बात करेंगे। जेनेटिक्स की फील्ड में जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। क्योंकि बिना इंपॉर्टेंट टर्म्स जाने, बिना इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी को जाने जेनेटिक्स को समझना इतना आसान नहीं है। तो जेनेटिक्स को अच्छे ढंग से समझने के लिए और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द जेनेटिक्स, it is very necessary that we have to knowing the better information about the various terms that is commonly used in the genetics. तो वो बहुत सारे टर्म्स या टर्मिनोलॉजी जो जेनेटिक्स में यूज किए जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, उनमें से कवर मैं करने चल रहा हूँ। तो सबसे पहले जैसे बात होती है भाई जेनेटिक्स क्या है। एक कॉमन सी बात है, लोग पूछेंगे भाई जेनेटिक्स के ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, ये बायोलॉजिकल साइंस की ब्रांच है। जेनेटिक्स के ब्रांच ऑफ लाइफ साइंस भी कह सकते हैं, क्योंकि सबको मिला के लाइफ साइंस बनाया जाता है। तो डिफिनेशन क्या है, डिफिनेशन ऑफ जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन। जेनेटिक्स किसकी स्टडी है? जीन का अध्ययन है। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन, यू नो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस इन व्हिच वी हैव टू स्टडी अबाउट द जीन, दैट इज नोन एज जेनेटिक्स। सो जेनेटिक्स आप जानते हैं आनुवंशिकी कहते हैं। तो जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन। जेनेटिक्स क्या है? जीन का अध्ययन है। जेनेटिक वेरिएशन, जेनेटिक माने होता है आनुवंशिकीय, वेरिएशन माने विभिन्नता। आप देखते हैं एक माता पिता की दो संतानें होती हैं, दोनों आपस में क्या होते हैं? सिमिलर भी हो सकते हैं, उनके अंदर वेरिएशन भी हो सकता है। अगर मोनोजाइगोटिक ट्विंस होंगे तभी सिमिलर होंगे, अगर मोनोजाइगोटिक ट्विंस नहीं होंगे तो निश्चित तौर पर कुछ उसमें डिससिमिलरिटी होगी। इस नेचर में जो भी चीजें हम देखते हैं, चाहे वेरियस काइंड के ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, डाइवर्सिटी सब में पाई जाती है, यानी सब में जो है जेनेटिक वेरिएशन पाया जाता है। तो दैट इज द जेनेटिक वेरिएशन। एंड हेरिडिटरी माने आप जानते हैं आनुवंशिकता इन ऑर्गेनिज्म। हेरिडिटरी मींस द ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू द अनदर जनरेशन, दैट इज नोन एज हेरिडिटरी। तो आप बहुत अच्छे ढंग से इस बात को डिफाइन करेंगे कि जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन। जेनेटिक्स किसका अध्ययन है? जीन का अध्ययन है। जेनेटिक वेरिएशन का अध्ययन है एंड हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म। तो तीन चीज दिमाग में बैठा लीजिए। फर्स्ट वन, जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ जीन, जेनेटिक वेरिएशन एंड हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म। जीन का अध्ययन, जीन जेनेटिक वेरिएशन का अध्ययन एंड हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म। तीनों को मैंने बता दिया। जीन क्या है इसको आगे मैं डिटेल में बताऊंगा आपको। जेनेटिक वेरिएशन का मतलब होता है आनुवंशिकीय, वेरिएशन में विभिन्नताएं। आप जो भी ऑर्गेनिज्म नेचर में देखते हैं, सब कोई एक व्यक्ति दूसरे से एकदम समान हुबहू नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसमें वेरिएशन पाया जाता है। जितने भी पर्सन्स को आप देखते हैं उनके मार्फोलॉजी में कहीं कहीं डिफरेंसेस आते हैं। चाहे आप ह्यूमन को देख लीजिए या दूसरे अदर स्पीशीज को देख लें या किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को देख लें, तो सब में वेरिएशन मिलता है कि किसकी वजह से है, ड्यू टू जेनेटिक्स। एंड हाउ द कैरेक्टर्स आर ट्रांसमिटिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दैट इज नोन एज हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट इज एन इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की एक बड़ी इंपॉर्टेंट ब्रांच है। मैंने बताया कि इट इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, दैट इज द बायोलॉजी। जेनेटिक्स क्या है? एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है किसकी? बायोलॉजी की। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी बिकॉज, ऐसा क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है? हेरिडिटी इज वाइटल टू द ऑर्गेनिजम्स इवोल्यूशन। क्वेश्चन है कि बहुत जेनेटिक्स क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? इट इज इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, या जीव विज्ञान की बड़ी इंपॉर्टेंट शाखा है, बड़ी महत्वपूर्ण शाखा है। क्यों? क्योंकि हेरिडिटी जो है अति आवश्यक है, वाइटल है। किसके लिए? ऑर्गेनिज्म के विकास को जानने के लिए। अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की इवोल्यूशन को जानना चाहते हैं
किसी ऑर्गेनिज्म के पेरेंट्स कैसे हैं, माता कैसे हैं, पिता कैसे हैं, ग्रैंडफादर कैसे हैं, ग्रैंड मदर कैसे हैं, उनकी एंसेस्ट्रल हिस्ट्री को देखना है, फाइलोजेनेटिक ट्री को ऑब्जर्व करना है, तो इसके लिए जेनेटिक्स का जानना बहुत जरूरी है। तो अगर किसी के ऑर्गेनिज्म को इवोल्यूशन को आपको जानना है तो उसके लिए जेनेटिक्स का जानना बहुत जरूरी है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी बिकॉज हेरिडिटी में होता है आनुवंशिकता, इज वाइटल माने होता है अति महत्वपूर्ण, क्या वाइटल मतलब होता है अति, बहुत ज्यादा जरूरी है जानने के लिए किसके ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन को। टर्म जेनेटिक्स को सबसे पहले किसने दिया था? डब्ल्यू बेटसन ने दिया था, आप जानते ही हैं। टर्म जेनेटिक्स वाज गिवन बाय डब्ल्यू बेटसन इन 1905। ये हो गई जेनेटिक्स की डेफिनेशन, जेनेटिक्स की स्टडी क्यों इंपॉर्टेंट है, तो टर्म जेनेटिक्स को दिया था डब्ल्यू बेटसन ने 1905। अब बार बार सब आता है जीन वर्सेस एलील, जीन क्या है, एलील क्या है। पहले जीन के बारे में बताते हैं, फिर एलील के बारे में बात करते हैं, फिर बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट टर्म्स जेनेटिक्स में हैं उनकी बात करेंगे। तो जीन क्या है? जीन इज द बेसिक फिजिकल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। जीन क्या है? बेसिक माने आधारभूत, फिजिकल माने भौतिक, यूनिट माने इकाई, हेरिडिटी माने आनुवंशिकता। जीन क्या होती है? आनुवंशिकता की एक आधारभूत इकाई होती है। जीन जो है वो आनुवंशिकता की आधारभूत इकाई है, दैट इज द बेसिक फिजिकल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। बेसिक माने आधारभूत, फिजिकल माने जो आपको दिखाई देता है, क्योंकि डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं, यू कैन ऑब्जर्व देम, इसकी इकाई है आनुवंशिकता की। एक लाइन आपको याद करना है कि जीन इज द बेसिक फिजिकल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। आज की डेफिनेशन और भी है, जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, आनुवंशिकता की एक आधारभूत इकाई होती है, पास फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, जो कहां से गुजरती है? पेरेंट से चाइल्ड में। याद रखिएगा, जीन इज द बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी, बेसिक माने आधारभूत, यूनिट माने इकाई, हेरिडिटी मींस आनुवंशिकता, पास माने गुजरती है, फ्रॉम माने से, पेरेंट टू चाइल्ड माने होता है माता पिता से बच्चों में। तो जीन क्या है? आनुवंशिकता की एक आधारभूत इकाई है जो कि पेरेंट से माता पिता से उनके बच्चों में स्थानांतरित होती है। टर्म जीन को सबसे पहले किसने दिया था? टर्म जीन को सबसे पहले दिया था जोहानसन ने। कब दिया था? 1909 में। मेंडल ने इसको क्या कहा था? फैक्टर। क्योंकि जीन के बारे में जो टर्म जीन था उसको सबसे पहले जोहानसन ने दिया था 1909 में। क्योंकि मेंडल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए पाइसिप्सा टाइगम पर, दैट इज द पी प्लांट, लेकिन उनको जीन के बारे में आइडिया नहीं थी। उसमें कहते थे किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए एक फैक्टर रिस्पांसिबल होता है। तो मेंडल ने इस जीन को फैक्टर के रूप में संबोधित किया था, या मेंडल ने इसको फैक्टर कहा था, because Mendel had no idea about the gene at that time, so Mendel called them factor। तो किसी भी कैरेक्टर के लिए जो रिस्पांसिबल होता था मेंडल के अनुसार फैक्टर था। मेंडल ने जीन को फैक्टर कहा, यूनिट ऑफ हेरिडिटी होती है, इसे यूनिट ऑफ डीएनए भी कहते हैं। वो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी का फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो। जीन के पार्ट्स क्या है? 3 पार्ट में होता है, रिकॉल, न्यूक्लियर एंड सिस्टम। रिकॉल क्या है? यूनिट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, इसे क्रॉसिंग ओवर होगी तो फिर दोनों कीमा फॉर्मेशन बनेगा, दोनों स्ट्रैंड्स जो ब्रेक हो जाएंगे, फिर से रियूनियन होगी, उसे कहते हैं रिकॉम्बिनेशन, पुनर्संयोग कहते हैं। न्यूक्लियर क्या है? यूनिट ऑफ म्यूटेशन, परिवर्तन की इकाई है। सिस्टम इज द फंक्शनल यूनिट होती है, यूनिट ऑफ डीएनए फ्रॉम वेयर द ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट्स। ये डीएनए का वह रीजन होता है जहां पर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है, जहां से मैसेंजर आरएनए बनते हैं, जहां से फिर एमआरएनए ट्रांसलेशन जाएगा, प्रोटीन सिंथेसाइज होगी। इट मींस द सिस्टम इज द पार्ट ऑफ डीएनए इन व्हिच द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर्स, दैट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन। अगर साइंस के आधार पर कहा जाए, सबसे पहले क्या होते हैं? सबसे बड़े होते हैं सिस्टम, उसके बाद आते हैं न्यूक्लियर, उसके बाद क्या होते हैं? रिकॉल। ये सारी चीजें हो गई। इसके बाद मैं बताऊंगा एलील क्या होती है नेक्स्ट। इसके बाद ये तो जीन के बारे में किया। तो इसी तरह ये जो जितनी भी बातें आज मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया, जेनेटिक्स की डेफिनेशन और जीन के बारे में था। अब एलील क्या होते हैं उनके बारे में बात करता हूँ, और डिफरेंट टर्मिनोलॉजी जो होती है इसके आगे हम एक्सप्लेन करते हैं। जीन को कंटिन्यू कर रहे हैं। वन जीन जो है एक कैरेक्टर यानी एक ट्रेट को कोड करता है, ऐसा जनरली देखा गया है। सामान्यतः एक जीन जो होते हैं एक कैरेक्टर को कोड करते हैं। जैसे अगर किसी प्लांट की का हाइट है, हाइट क्या है? एक कैरेक्टर है, उसके लिए कितने जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं? एक। तो जनरली वन जीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वन कैरेक्टर, या दूसरे शब्दों में कहेंगे
एक जीन एक कैरेक्टर को कोड करते हैं। कैरेक्टर इनको ट्रेट भी कहा जाता है, लक्षण जिन्हें कहते हैं। लेकिन बट देयर वाज ए स्लाइट डिफरेंस बिटवीन द कैरेक्टर एंड ट्रेट। सपोज दैट एक जीन एक कैरेक्टर को कोड करता है। कैरेक्टर क्या है? हाइट ऑफ द प्लांट। हाइट ऑफ द प्लांट क्या है? इट इज कैरेक्टर। इट इज कैरेक्टर। यह एक क्या है? कैरेक्टर है। ठीक है, एक कैरेक्टर है। एक जीन ने एक कैरेक्टर को कोड किया। सपोज दैट हाइट ऑफ प्लांट क्या है? कैरेक्टर है। लेकिन यह प्लांट जो है, प्लांट की जो हाइट है वो टाल भी हो सकती है, ड्वार्फ भी हो सकती है। प्लांट की जो हाइट है, हाइट प्लांट तो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। अगर प्लांट जो है टाल होगा या प्लांट जो है ड्वार्फ होगा, तो टाल होना ड्वार्फ होना क्या है? ट्रेट्स है, कहते हैं लक्षण। तो टाल होना ड्वार्फ होना एक ट्रेट्स है। लेकिन हाइट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? एक जीन। तो यहाँ पर हाइट एक कैरेक्टर है। एक जीन एक कैरेक्टर को कोड करता है। वो कैरेक्टर मान लीजिए किसी प्लांट की हाइट है, लेकिन हाइट जो है प्लांट की टाल है कि ड्वार्फ है। जैसे टाल है और ये ड्वार्फ है, तो टाल और ड्वार्फ क्या है? ये ट्रेट्स है। किसी के हाइट को रिप्रेजेंट करना एक कैरेक्टर है और एक कैरेक्टर के लिए एक जीन होते हैं। लेकिन टाल और ड्वार्फ होना जो है ये ट्रेट्स है। जनरली ये देखा गया है एक जीन जो होते हैं इसके दो एलील होते हैं। जैसे मान लीजिए एज लाइक टॉल के लिए कैपिटल टी और ड्वार्फ के लिए स्मॉल टी। ये जनरली देखा गया है। इट इज जनरली ऑब्जर्व दैट भाई एक जीन के लिए दो एलील होते हैं, एक डोमिनेंट के लिए, एक रिसेसिव के लिए, कैपिटल टी टॉल के लिए, एक स्मॉल टी ड्वार्फ के लिए। लेकिन कुछ अपवाद भी है। जैसे हमने कहा कि एक जीन के लिए एक कैरेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, या दूसरे शब्दों में कहें वन जीन इन्फ्लुएंस वन कैरेक्टर। सपोज दैट वन जीन इन्फ्लुएंस वन कैरेक्टर, दैट इज द हाइट ऑफ द प्लांट। तो हियर वन जीन इज इन्फ्लुएंसिंग वन कैरेक्टर। वन जीन इज इन्फ्लुएंसिंग वन कैरेक्टर and that the character is the height of the plant, but the height of the plant may be either the tall or it is the dwarf, it is the trait. So there will be a slight bit difference between the character and height. Some exceptions भी हैं। one gene code for more than one character। कभी कभी क्या होता है कि एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को प्रभावित करता है। यहाँ पर कोड लिखा गया है, इसको दूसरे शब्दों में कहेंगे sometimes one gene influence more than one character। अभी तक तो मैंने पढ़ा कि एक जीन जो है एक कैरेक्टर को जो है प्रभावित करता है, एक जीन जो है एक कैरेक्टर को कोड करता है। इस सामान्यता होता है, जनरली होता है कि एक कैरेक्टर के लिए एक जीन रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को कोड करता है। वन जीन इन्फ्लुएंसिंग मोर देन वन कैरेक्टर। जब एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को इन्फ्लुएंस करेगा, जब एक जीन एक से ज्यादा कैरेक्टर को जो है प्रभावित करेगा, तो इस तरह कंडीशन को प्लियोट्रॉपी कहते हैं। एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज प्लियोट्रॉपिज्म। इसका बेस्ट एग्जांपल है फेनिलकीटोन्यूरिया। फेनिलकीटोन्यूरिया इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ द प्लियोट्रॉपिज्म। तो एक्सेप्शन आपको समझ में आ गया होगा। समानतः एक जीन एक कैरेक्टर को कोड करता है। वह कैरेक्टर समझ लीजिए हाइट ऑफ द प्लांट है, लेकिन हाइट टाल भी हो सकती है, ड्वार्फ भी हो सकती है। इसलिए टाल और ड्वार्फ होना क्या है? ट्रेट्स है। एक जीन के दो एलील होते हैं, टाल और ड्वार्फ। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। सपोज दैट वन जीन कोड मोर देन वन कैरेक्टर। कभी कभी एक जीन जो है एक से ज्यादा कैरेक्टर को कोड करते हैं। जैसे दिस इज कॉल्ड एज द प्लियोट्रॉपिक जीन। ऐसे जीन को प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। एंड सच फिनोमेना इज नोन एज प्लियोट्रॉपिज्म। एग्जांपल है फेनिलकीटोन्यूरिया। हियर व्हाट हैपेंड हियर one gene is coding more than one character, or you can say here the one gene influencing more than one character। जब एक जीन जो है एक से ज्यादा कैरेक्टर को प्रभावित करता है, तो ऐसे जीन को प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। और इस फिनोमेना को प्लियोट्रॉपिज्म या प्लियोट्रॉपी के नाम से जाना जाता है। सेकंड है, कभी कभी इसका भी उल्टा होता है कि एक कैरेक्टर को एक से ज्यादा जीन कोड करते हैं। हियर वन कैरेक्टर इज कोडेड बाय मोर देन वन जीन। कभी कभी क्या होता है एक कैरेक्टर को एक से ज्यादा जीन कोड करते हैं
एंड सच कैरेक्टर्स आर कॉल्ड एज पॉलीजीन। ऐसे कैरेक्टर को कहते हैं पॉलीजीन और उनके इनहेरिटेंस को कहते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। तो बट यहाँ पर एक जीन जो है एक से ज्यादा कैरेक्टर को कोड कर रहा था, कभी कभी इसका रिवर्स होता है, एक कैरेक्टर को एक से ज्यादा जीन कोड करते हैं। हियर द वन कैरेक्टर इज कोडेड बाय मोर देन वन जीन एंड सच कैरेक्टर्स आर कॉल्ड एज पॉलीजीन एंड देयर इनहेरिटेंस इज नोन एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस और दैट इज नोन एज क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस। ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं एलील क्या है। एलील जिनको हम एलिलोमार्फ भी कहते हैं। एक्चुअली एलील इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, जैसा कि हम लोग जानते ही हैं। एलील इज द अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द जीन। इसकी डेफिनेशन क्या है? अल्टरनेट फॉर्म ऑफ द सेम जीन व्हिच आर प्रेजेंट इन द सेम लोकाई ऑफ ए होमोलोगस क्रोमोसोम। एलील क्या होते हैं? किसी जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म्स होते हैं जो उसी क्रोमोसोम के सेम लोकस पर पाए जाते हैं। एलील जो है दो प्रकार के होते हैं, डोमिनेंट होते हैं और एक रिसेसिव। डोमिनेंट जो है को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, रिसेसिव को स्मॉल टी से करते हैं। एलील भी दो तरह के हो सकते हैं, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस जो है वो डोमिनेंट होमोजाइगस है, दूसरा है रिसेसिव। डोमिनेंट में क्या है? व्हेन बोथ एलील्स आर डोमिनेंट, जब दोनों एलील डोमिनेंट होंगे कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। रिसेसिव क्या है? व्हेन बोथ एलील्स आर रिसेसिव इन नेचर, जैसे स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो एलील वर्सेस जीन वर्सेस एलील्स कंप्लीट हो रहा है। एलील क्या होते हैं? किसी भी जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म है, जैसे हाइट ऑफ द प्लांट है, ये टाल एक ट्रेट है, डॉर्फ क्या है? एक ट्रेट है। इसका एलील क्या होगा? कैपिटल टी और इसका एलील क्या होगा? स्मॉल टी। कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या है? एलील है। कैपिटल टी रिप्रेजेंट करता है टाल को, स्मॉल टी रिप्रेजेंट करता है डॉर्फ को। तो एलील क्या होते हैं? Allele is the alternative form of the same gene, which are present in the same loci of the homologous chromosome. Allele दो तरह के होते हैं, डोमिनेंट एलील, रिसेसिव एलील। एलील होमोजाइगस भी होते हैं और हेटेरोजाइगस। जब डोमिनेंट होमोजाइगस क्या होता है? जब दोनों एलील जो है डोमिनेंट हो यानी कैपिटल टी हो। रिसेसिव होमोजाइगस, रिसेसिव एलील क्या होते हैं? रिसेसिव होमोजाइगस क्या होते हैं? जब दोनों एलील जो है रिसेसिव नेचर के हो। हेटेरोजाइगस क्या है? जब इसमें एक डोमिनेंट एलील है और एक रिसेसिव एलील है, दैट इज द कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। So this is all about the gene and allele.